हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने लोग जो लास्ट क्लास में जो स्टार्ट किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, उसी में अपने लोग एक नए चैप्टर को फिर से आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हम लोग एक उसी चैप्टर का एक महत्वपूर्ण अपने को बहुत पॉइंट होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो है क्या, ओम्स लॉ से ना बहुत सिंपल टाइप की सर्किट जो रहता है, बहुत साधारण, जिसमें रेजिस्टेंस और क्या है बैटरियाँ इसे बहुत कम लगी रहती है। तो बहुत साधारण टाइप की क्या हुआ, जो बैटरी वगैरह रहता है लगा हुआ या जिसमें प्रतिरोधक बहुत कम मात्रा में रहता है, जो बहुत सिंपल सर्किट रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ से सॉल्व करते हैं। क्या होता है, जब सर्किट जटिल हो जाती है, कठिन हो जाती है, तो उसको हल करने के लिए या उसको हमारे को क्या डिफरेंट टाइप के करंट को निकालने के लिए, ब्रांचेस के लिए एक विशेष नियम का उपयोग करना पड़ता है और इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो आइए हम लोग आज ना किरचॉफ्स लॉ के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से अपने स्टार्ट कर रहे हैं और आगे की ओर मैं निकल रहा हूँ। यहाँ है, तो सबसे पहले ये किरचॉफ्स लॉ को देखने के पहले अपने थोड़ा सा देख लेते हैं श्रृंखला संयोजन में बैटरी है ना। तो क्या हो, जब कई सारे बैटरी को एक क्रम में जोड़ा जाता है ना, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला संयोजन बोलते हैं। आइए दिखाते हैं किस टाइप से ये बैटरियां जुड़ी हुई होती है। यहाँ से तो ये क्या हुआ, एक बैटरी है, तो यहाँ उसका हम लोग देखे थे ईएमएफ है, उसका विभव कितना है, ई है, और उसका आंतरिक प्रतिरोधक क्या था, आर था, स्मॉल से। तो कोई भी बैटरी को ना हम लोग ऐसा दिखाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, विभवांतर होता है ई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ बोलता है, और दूसरा क्या हो, इसके आंतरिक अपव्यय को ये हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो एक बैटरी है, मैं ऐसे कई सारे बैटरी को एक क्रम में जब जोड़ दूं तो इस टाइप का जो बैटरी बनता है, संयोजन बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला संयोजन में बैटरियां ना। तो ये इसको मैं यहाँ से ना दिखा रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ 3 बैटरी बन गया है, 1 2 3। और इसके बाद ना इसको मैं क्या किया, ये किसी एक अपने को बाहरी प्रतिरोधक आर से जोड़ रहा हूं। तो क्या हुआ, यहाँ 3 बैटरी है, 1 2 3, तीनों बैटरियां क्या हुआ, उसका आंतरिक प्रतिरोध जो है आर है, इसकी भी आंतरिक प्रतिरोध आर है, और तीसरा का भी आंतरिक प्रतिरोध आर है। और उसको जोड़ने के बाद अपने को पूरा जो ये आ जाएगा, जो बाहरी का प्रतिरोध है वह क्या हुआ, आर ऐसा आज चलाएगा। और इसके बाद क्या हुआ, जब भी मैं जोड़ूंगा तो इसमें क्या हुआ, एक धारा प्रवाह होगी और एक करंट होगी, उसको मैं आई से ऐसा करके दिखा रहा हूँ ना, धारा प्रवाह। तो हमारे इसमें ये आई की वैल्यू को निकालना है ना, कितनी धारा इसमें ऐसे में प्रवाहित होगी, आई की वैल्यू को निकालना है। तो आइए मैं इसको कैसे निकालता हूँ, क्या निकालना है, धारा आई की वैल्यू को हमारे को यहाँ पर निकालना है। आइए मैं इसे करता हूँ, और इसके बीच में ना जो विभवांतर होगा, ये क्या भी को भी हमारे को निकालना है। तो इसके बीच में जो ये प्रतिरोधक है, उसके बीच में जो विभवांतर है, उसको भी को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ से ऐसा करते हैं, तो बैटरी का कुल ईएमएफ तो क्या है, एक बैटरी है तो एक, दूसरी रहेगी तो 2, तीसरी रहेगी तो 3। यदि मान ले n बैटरियां लगी हुई है ना, तो इसके कुल प्रति अपने को क्या ईएमएफ क्या है, एन बन जाता है। और यहाँ पर करने के बाद बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, n × r बन जाता है ना। ये हो गया r r r। तो ये अपने को जब भी मैं ऐसी n बैटरी को जोड़ूंगा तो इसकी जो टोटल ईएमएफ होगा एन बन जाएगा, और उसकी आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, एनआर बन जाएगा। अब मैं यहाँ से और आगे की ओर निकलता हूँ, तो क्या है, सर्किट का कुल प्रतिरोध, तो ये क्या है कि सब अपने को क्या समांतर क्रम में हो जाएगा, कि सेम ही करंट बह रहा है। तो जब भी सेम करंट अपने को जब फ्लो होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखलाबद्ध बोलते हैं। तो क्या है, कुल प्रतिरोधक क्या हुआ, एनआर प्लस आर बन जाता है ना। और इससे यहाँ पर ना हम लोग और आगे की ओर निकलते हैं, तो क्या हो, करंट आई बराबर हो जाता है टोटल कुल ईएमएफ और डिवाइड बाय क्या, तो टोटल प्रतिरोध। हम लोग जानते हैं आई बराबर करंट आई, जो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, कुल अपने को ईएमएफ अपने को वोल्टेज और डिवाइड बाय कुल सर्किट, तो है NE/N+R हो गया। तो ये ना जब भी मैं ना अपने को किसी बैटरी को श्रृंखला क्रम में मैं जब जोड़ूंगा तो इसमें क्या हो गया, जो करंट आई होगा, ये हमेशा जो अपने को विद्युत धारा आई जो होगी वे क्या है, NE/Nr+R बन जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि पहला अगर
आर की वैल्यू क्या बहुत बहुत कम है एन आर से, तो हम लोग आर को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, आर की वैल्यू बहुत कम है, तो ये एन आर हो गया। तो जो आई बन जाता है वो ई अपॉन आर के बराबर बन जाता है। और यदि ये एन आर है, ये बहुत कम है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है, तो क्या होगा, आई बराबर एन ई अपॉन आर बन जाता है ना। तो ये ना आपका क्या हो गया, दो अपने को केस इसमें होगा। तो इस टाइप का जो समायोजन होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला संयोजन में बैटरी है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, जब भी बैटरी को श्रृंखला संयोजन में हम लोग जोड़ेंगे तो उसका जो करंट धारा जो होगा वह क्या है, एन ई, एन बोलने से क्या, नंबर ऑफ बैटरियां कितनी जुड़ी हुई है आपके पास, और डिवाइडेड बाई एन आर प्लस आर, ऐसा करके ये बनते जाता है। अब यहां से हम लोग ना थोड़ी सी और आगे मैं निकल रहा हूं, और यह समांतर संयोजन में जब बैटरियों को ना एक समांतर में दूसरे समांतर में तीसरा को जोड़ा जाता है, तो इस टाइप के जो बैटरियां रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर संयोजन में बैटरियां ना। तो ये इसको अपने लोग यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। तो किस टाइप का देखिए जुड़ा हुआ है, एक बैटरी पहला है, फिर उसके साथ क्या दूसरी बैटरी जुड़ी हुई है, उसके बाद फिर तीसरी बैटरी जुड़ी हुई है, तीन बैटरियां ऐसा करके जुड़ी हुई है। और यहाँ से क्या करंट आई आ रहा है, और यहाँ से क्या आर अपने को प्रतिरोध से होकर के फिर ऐसा निकल जाती है। तो इसमें क्या, ये करंट धारा क्या होगी, इसको हमारे को ना यहाँ पर निकालना है। तो आइए हम लोग कैसे इसको ना निकालेंगे। तो यहाँ पर कुल अपने बैटरी का कुल ईएमएफ जो हो जाता है प्रत्येक के लिए, ये हो गया क्या, आई अपने को बनते जाता है, तो कुल ईएमएफ क्या, ई बन जाता है। और इसमें क्या कि इसके दोनों के ना बीच में जो विभवांतर होता है, ये दोनों पॉइंट में, ये हमेशा क्या, ई ही बन जाता है ना। तो विभवांतर क्या होगा, ये हमेशा ई बन जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, बैटरी का कुल आंतरिक, तो ये सब क्या हो गया है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो उसका आंतरिक हो जाता है आर अपॉन एन बन जाता है ना, आंतरिक जो ये बन जाएगा। और यहाँ से ऐसा करेंगे तो क्या होगा, कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा एन आर प्लस आर बन जाता है ना यहाँ से। और इसके बाद क्या हो, करंट आई जो हो गया है, तो करंट आई बराबर जब हम सॉल्व करें तो एन ई और डिवाइडेड बाई यहाँ भाग बन जाता है एन आर और प्लस आर बन जाता है ना। तो ये क्या होगा, जो टोटल करंट आई बहेगा वो एन ई, और इधर हो गया क्या, एन आर और प्लस आर ना। तो ये अपने को समांतर क्रम में जब जुड़ेगा तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप ना। अब आइए, तो इसमें फिर से हो गया, आर की वैल्यू आर बाई एन से बहुत कम है, तो क्या हो जाता है, आई के वैल्यू एन ई अपॉन आर हो गया, और आर बाई एन क्या हुआ, बहुत छोटा है आर से, तो फिर आई बराबर ई बाई आर होते जाता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर ना और निकलते हैं, आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हो गया है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, और इसका हम लोग उपयोग करके किसी भी जटिल से जटिल सर्किट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, और उसके कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारा ये है। तो सबसे पहले क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ ना। तो इसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स के नियम है। तो इसमें क्या हो गया कि दो नियम है किरचॉफ्स के। तो पहला नियम हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन नियम ना, जंक्शन नियम है ना। तो अपने को किसी भी विद्युत नेटवर्क के जंक्शन पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। तो क्या हुआ, जो किरचॉफ्स का पहला नियम है कि कोई भी अपने को ना पॉइंट होगा, तो जितनी धाराएं बाहर से आ रही है ना, तो ये कैसे रहेगा, कोई एक, मैं यहाँ पर एक जंक्शन मान लेता हूँ, एक जंक्शन है, और यहाँ से कुछ ऐसा आ रही है ना। यहाँ से एक करंट क्या आ गई, I1 आ गई, दूसरा क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गई क्या, I2, अब मान ले कि एक करंट है अपने को I3 आ गया। तो जो करंट इसके तरफ आती है उसको हम लोग धनात्मक कराते हैं, जो निकलती है उसमें ऋणात्मक बोलते हैं। तो I1 ये चूंकि आ रही है, और प्लस I3 ये भी आ रही है अपने लोगों को, और ये क्या है, बाहर निकल रहे, तो माइनस क्या, I2 बराबर 0। तो क्या हो रहा है, अपने को जो जंक्शन नियम जो पहला है, तो याद रखिएगा, किसी भी ज्वाइंट पर ना, किसी भी अपने को जो ज्वाइंट होगा या जंक्शन पर, विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग हमेशा क्या होगा, शून्य होता है ना। तो हमेशा क्या होगा कि जो भी चार्ज आती है जितनी उतनी बाहर निकल जाती है, मतलब किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज क्या होता है, इकट्ठा नहीं होता, एक्यूमुलेट नहीं होता है। तो पहला नियम किस पर आधारित है कि चार्ज जितने आएंगे उतना ही चार्ज क्या हो, दूसरी जगह से वे निकल जाएंगे। तो इसमें ना कोई भी किसी भी प्रकार के चार्ज जो होगा यहाँ पर इकट्ठा नहीं होता है। तो ये पहला अपने को नियम था।
यहाँ पर। तो इसको हम लोग ना थोड़ा चित्र से यहाँ पर मैं और ना दिखाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, एक कोई एक ज्वाइंट है वो, तो एक करंट क्या I1 आ रही, दूसरा क्या I4, दो करंट आ रही है यहाँ पर, दो अपने को धाराएं, और यहाँ से ना तीन धाराएं क्या हो बाहर निकल जा रही है, I1, I2, I3, I5 है ना। तो ये क्या हो, दो धाराएं क्या है इसके इस जंक्शन पर आ रही है, और तीन धाराएं क्या है इससे बाहर निकल जा रही है। तो बाहर निकलने से क्या हो गया यहाँ से, तो ये हो गया I1 माइनस I2 और माइनस I3 और प्लस क्या होगा I4 माइनस I4 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर जितने भी धाराएं होंगे, तो जो धाराएं आती है उसको हम लोग क्या धनात्मक दे दो, उसमें धनात्मक ले लिया। ये बाहर निकल रही थी इसलिए क्या किया मैं इसको ऋणात्मक रख लिया। फिर क्या हो, ये बाहर निकल रही तो ये ऋणात्मक हो गया, I4 फिर यहाँ पहुंच रहे तो धनात्मक, और I5 बाहर निकल रहे तो ऋणात्मक, और सभी का योग क्या होगा हमेशा शून्य हो जाएगा, 0 कर जाएगा। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से ऐसा होगा। तो इसमें ना जो हम लोग कुछ ऐसा चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो जंक्शन की आने वाली धाराओं को सकारात्मक लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। जो जंक्शन आपके तरफ आ रही है उसको हम लोग क्या करते हैं धनात्मक लेते हैं, और जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं को हम लोग क्या बोलते हैं ऋणात्मक लेते हैं। जो जंक्शन से बाहर निकल रही है उसको हम लोग क्या करते हैं ऋणात्मक लेते हैं, और इससे ना अपने लोगों को ये हो गया। तो दूसरा है अपने को, इसको लूप नियम हम लोग बोलते हैं ना। तो ये क्या है, दूसरा नियम है, और इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं लूप के नियम बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, सेलों में सम्मिलित किसी बंद पाथ के चारों ओर का विभव परिवर्तन बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। तो ये क्या बोला, लूप नियम है ना। तो क्या हुआ, अपने गतिरोधक के सेलों के सम्मिलित किसी बंद अपने को के सर्किट के चारों ओर विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आइए इसको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ चित्र से। तो क्या हो रहा है, इसको मैं यहाँ से ऐसा कर रहा हूँ और इसको ऐसा पूरा कर दिया, तो क्या होगा, और मैं यहाँ से थोड़ा सा और निकल रहा हूँ तो कैसा रहा, ये अपने को एक सर्किट ऐसा। तो देखिए यहाँ पर एक ना अपने को सर्किट ऐसा है, और हमारे को इसमें अलग अलग यहाँ पर क्या करना, करंट को निकालना है ना। तो मैं ना यहाँ पर कुछ, यहाँ पर जो करंट है इसको हम लोग क्या हो, जो धारा जो प्रवाह है उसको I1 मान लेते हैं, इसको I2, इसको I3। तो किसी भी अपने लोग का ये क्लोज परिपथ जो होगा है ना, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कुछ करंट को ना मैं क्या किया, इसको I1 मान लिया ऐसा, और ये क्या हुआ यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये भी क्या हो गया I1 ही हो गया, और यहाँ पर कुछ हो गया क्या, मान ले I2 हो गया है ना, और ये क्या हो गया, यहाँ से मान ले कि I3 हो गया, चाहे I1 माइनस I2 हो गया है ना। कैसे यहाँ करंट I1 गया, और यहाँ पर I1, और यहाँ पर क्या है करंट I2 निकल गया, जो बाकी करंट है तो I1 माइनस I2 इधर से निकल रहा है ना, और फिर क्या यहाँ पहुंच रहा है, फिर ये दोनों जुड़ने के बाद क्या हो गया, ये I2 ये I1 निकल गया। तो मान ले कि ऐसा अपने को करंट बढ़ा। अब मैं क्या करता हूं, किसी भी एक आपको बंद परिपथ लेना है, तो मैं बंद परिपथ क्या ले लिया, A से मैं चालू करता हूं, और इधर क्या हो गया B चला गया, और फिर क्या हो गया C आ गया, और फिर से A आ गया है ना। तो ये क्लोज लूप हो गया ना। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, लूप ऐसा लिखते हैं ना। लूप क्या हो गया, A B C अपने को A ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, करंट में से जा रहा हूँ, तो इसका मैं विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसे लिखूंगा मैं, माइनस E1 ऐसा हो गया है ना, इसके विपरीत दिशा में। फिर मैं इधर जा रहा हूँ तो क्या हो गया, माइनस, ये यहाँ से करंट इधर से बह रहा है, और इसके मैं इसी दिशा में जा रहा हूँ, तो माइनस I1 इंटू R1 हो गया ऐसा। फिर मैं इधर से आया, फिर क्या किया, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इसके, तो क्या हो गया माइनस, और हो गया I2 इंटू R2 इक्वल टू क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो बोलने का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी अपने को क्लोज लूप में ना, मतलब किसी भी बंद लूप में जो टोटल विभवांतर होगा उनका योग जो होगा हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से हम लोग गुजरे तो है E1 विभवांतर का अंतर आया, और मैं उल्टे दिशा में जा रहा हूँ, उसलिए क्या हो, ऋणात्मक ले लिया। अब मैं क्या, करंट के दिशा में जब भी जाता हूँ ना, तो विभवांतर क्या हुआ, कम होते जाता है ना, घटते जाता है, उसलिए मैं क्या किया, I1 R1 लिख लिया, फिर से यहाँ I1 आ गया, और फिर सीधा से अपने को विभवांतर में चला गया, तो क्या माइनस R2 होकर के
और ये क्या हो गया अपने को शून्य हो गया। तो किसी भी लूप में ना आप कोई भी ऐसा लूप बनाओगे तो टोटल जो इसका विभवांतर का जो सम होगा हमेशा क्या होगा यहाँ पर शून्य कर जाएगा। तो ये इसको अपने लोग ना थोड़ा सा यहाँ से मैं और भी ना दिखाना चाह रहा हूँ और यहाँ से ये करके हम लोग हल करेंगे। आगे में से कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग ना बनाना सीखेंगे। तो ये ऐसा रहा। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ से ऐसा रह गया तो I1 हो गया, ये करंट क्या है I2 हुआ और ये करंट क्या I1 प्लस I2। तो मैं मान लिया कि यहाँ से I1 करंट बह रहा है और यहाँ से क्या हुआ I2 करंट बह रहा है और यहाँ से अपने को I1 प्लस I2 करंट ऐसा बह रहा है। तो ये अपने को ऐसा करके दिखा रहा है ना। तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ कैसे हो रहा है। तो पहला वाला सर्किट जो है उसे I1 आ गया, दूसरे वाले जो इससे है वह I2 आ गया, यहाँ पर ये I2 ऐसा, और दोनों का योग जो होगा ये तीसरे में आ जाएगा। तो दोनों का योग क्या हो गया, ये होगा I1 प्लस I2 क्या I3 ऐसा चलाएगा। तो ये दोनों का योग यहाँ पर चलाया है। अब यहाँ पर ना ये क्या हो गया, ये हो गया आपका I2 रह गया, ये हो गया I1 रहा यहाँ से, ये क्या होगा यहाँ पर जो सर्किट है अपने लोग क्या ये किए हैं, ये क्लॉकवाइज सर्किट ले लिए ना, घड़ी की दिशा में ले रख लिए हैं। एक सर्किट ये बंद सर्किट हो गया। मैं इसके बीच का ना विभवांतर निकाल रहा हूं। तो पहले क्या हुआ, लूप हुआ। तो मैं कहाँ चल रहा हूँ, A-B-C-A है ना, एक लूप क्या लिया E-C, सर कैसा किया A-B-C-A है ना, A-B-C-A। तो ये कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखने का थोड़ा तरीका को देखिएगा। E1 माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसका अपने को दिशा इस दिशा में है, ये धनात्मक, हमें उसको उल्टे दिशा में जा रहा हूं, इसलिए E1 की वैल्यू को मैं क्या कर लिया ऋणात्मक लिख लिया। तो क्या हो गया माइनस E1 हो गया पहला। फिर मैं क्या हो रहा है, ये अपने करंट के विपरीत दिशा में जा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा धनात्मक हो गया ना। तो ये क्या हो गया I1 R1 हो गया, तो ये क्या धनात्मक हो गया। फिर मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो ये फिर करंट के क्या, करंट इधर बढ़ रही है, मैं उसके विपरीत दिशा में जा रहा हूँ, तो क्या I1 प्लस I2 इंटू R2 बराबर 0। तो कोई भी आपका ना ऐसा जो क्लोज अपने को लूप होगा ना, अपने को बंद अपने को ये होगा परिपथ होगा, तो उसके अंदर जो विभवांतर का जो जोर है ना हमेशा क्या होगा 0 रहेगा। तो मैं क्या किया इसके लिए यहाँ पर ऐसा करके ये लिख करके दिखा, तो A-B-C ऐसा लिखा। इसके बाद फिर से हम लोग चलते हैं आगे। तो ये क्या है, मैं दूसरी अपने को यहाँ से फिर से ऐसा रख लिया ये। तो दूसरी हमारी लूप क्या है A-C-D है ना, तो दूसरी लूप आपका है A-C-D ना, ऐसा रहा। और इसके बाद ना तो लूप हो गया A-C-D-A है ना, A-C-D-A। तो इसमें देखिए कैसा होगा, तो मैं इसमें यहाँ के इसी के दिशा में चल रहा हूँ A से, तो क्या हुआ धारा की भी दिशा यही है और हम लोग इसी दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ करंट क्या हो गया घट जाएगा, विभवांतर कम हो जाता है धारा की दिशा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ऋणात्मक लगा दिया, तो इसलिए क्या लिख दिया माइनस यहाँ पर रख लिया, माइनस I1 R1 इंटू R2। फिर मैं इधर जा रहा हूँ, तो ये क्या है फिर से इसी के दिशा में जा रहा था, फिर क्या हुआ माइनस आ गया ऋणात्मक I2 R3 और क्या हो गया क्या प्लस ये होगा इसी के इसके दिशा में हम लोग धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, उसलिए क्या धनात्मक बराबर 0। तो ये क्या हुआ, मैं ना एक लूप ऐसा बना लिया, पहला लूप A-B-C-A और दूसरा लूप क्या बना लिया A-C-D-A लूप ना, तो दूसरा लूप ये बनाया और दोनों का जो योग होगा हमेशा वे क्या होगा 0 हो। तो किसी भी अपने को ऐसा मैं ऐसा भी लूप ले सकता था A-B-C-D-A है ना, तो इसका भी जोड़ क्या होगा हमेशा सम क्या होगा 0 आ जाएगा, A-B-C-D-A ऐसा भी ले सकता था। तो इसका योग क्या होगा हमेशा आपका 0 होगा। तो इससे ना अपने लोगों का यहाँ तो हम जो पाथ जो चल रहे थे ना, ये आपका ना क्या होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब घड़ी की दिशा में भी चल सकते हैं और घड़ी के विपरीत दिशा में भी कैसे भी चल सकते हैं। जो आंसर आएगा ये क्या होगा सेम होगा, कोई भी आपका आंसर में चेंजेज नहीं होगा यहाँ से। तो इसके बाद ना अपने लोग को क्या हुआ यहाँ से, तो अभी लोग उसी का एक उपयोग करके एक विन स्टोन ब्रिज हम लोग बनाते हैं, क्या बोलता है विन स्टोन सेतु बोलता है ना। क्या है इसका अपने लोगों का, इसमें अपने को एक हम लोग EMF E लगा देंगे, बैटरी E लगा दिए हैं
और यहाँ से अपने को करंट को हम लोग सब भेजते, तो करंट क्या है 2 भागों में बढ़ जाता है, I1 I2, फिर यहाँ पर जाके कुछ एक भागों में न बढ़ जाता है। तो हम लोग ना इसमें ऐसा इस अपने को जो प्रतिरोध है ऐसा अपने लोग को समायोजित किया जाता है कि ये गैल्वेनोमीटर जो रीडिंग है यहाँ का 0, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं बहता है। तो जब करंट नहीं बहता है तो इसका P इंटू एस बराबर क्या होगा, Q इंटू एस है। तो इसमें ना अपने को किसी 3 का प्रतिरोध का वैल्यू मालूम है तो आप चौथे प्रतिरोध की वैल्यू को बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो भी अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहले उपयोग क्या है, मेरे पास कोई एक अननोन प्रतिरोध है, मतलब एक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू मैं नहीं जानता हूं, मैं उसकी वैल्यू को निकालना चाहता हूं। तो हम लोग उसको कैसे निकालते हैं, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 प्रतिरोधों को इस टाइप से समायोजित करते हैं कि इसमें यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर के जो करंट है वह क्या होता है, शून्य हो जाता है, 0 कर जाता है। और जब भी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, शून्य कर जाता है, तो ये P इंटू एस बराबर क्या होता है, R इंटू क्यू है। और 3 हम लोग प्रतिरोध की वैल्यू जानते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग क्या चौथे प्रतिरोध की वैल्यू को बड़ा आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये मैं दिखा रहा हूँ। तो अपने को 4 अपने को ना रेजिस्टेंस को इस टाइप से समायोजित करना है, P Q R S को। तो ऐसा जब भी बन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु हम लोग बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से I करंट हो गया, देख ऐसा हो गया, करंट बताइए I करंट हो गया, और इसके बाद क्या हुआ, ये I1 माइनस I2 ऐसा बहा, यहाँ से IG करंट हो गया IG, और यहाँ से फिर निकल करके फिर I आ जाता है। तो कैसा रहा, यहाँ से करंट I निकला, यहाँ 2 भागों में बंट गया ना। एक पहला भाग क्या है I1 हो गया, और दूसरा भाग I माइनस I1 ना यहाँ, फिर यहाँ से IG चल गया तो I1 माइनस IG यहाँ आ गया, और I माइनस IG यहाँ चल गया, फिर आके इसमें जुड़ गया ना, और यहाँ जाके ऐसा हो गया। तो ऐसा जब भी ना अपने कोई सेतु बनाते हैं 4 प्रतिरोध का उपयोग करके, तो इस प्रकार के सेतु को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु यहाँ पर ये बोलते हैं। और यहाँ से ये करने के लिए परिपथ को जो कि व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है, यहाँ से करता है। तो किरचॉफ के अपने को नियम को ना हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो एक क्या सर्किट आपका ये बन जाता है ना, पहला सर्किट ये आपका बन गया फर्स्ट सर्किट। और इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो लूप हो गया ये हम लोग बनाते हैं। तो क्या लूप बन रहा है, ए से मैं चला और फिर बी पहुंच गया, और फिर क्या हुआ डी, और फिर ए, इसके लिए लिख रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा लूप को कैसे लिखते हैं ना, इसको थोड़ा समझिएगा। तो आपका क्या है, कोई भी क्वेश्चन को बड़ा आसानी से ना आप यहाँ पर बना सकते हो। तो ये लूप कैसे अपने को लिखते हैं ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं क्या लूप लिया, ए लिया, बी लिया, डी लिया, और फिर से ए ले लिया। तो ये लिखा रहा हूँ ए बी डी ए, है ना। तो ये हो गया I1 इंटू पी ना, यहाँ का प्रतिरोधक क्या है I1 इंटू पी, और यहाँ पर क्या हो ऋणात्मक आ गया, क्यों, हम लोग इसी की दिशा में जा रहे हैं। तो इसके दिशा में जाएंगे तो ये क्या अपने को पोटेंशियल यहाँ पर विभव क्या ड्रॉप होगा, तो इसलिए क्या किया यहाँ पर माइनस रख ले, तो माइनस I1 इंटू P1। फिर मैं इसके दिशा में जा रहा हूँ तो फिर यहाँ प्रतिरोध क्या कम हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस I इंटू जी। ये G क्या है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना यहाँ लगा हुआ उसका आपका प्रतिरोध है। तो ये हो गया क्या IG, और प्लस क्या हो गया I माइनस I1, और इंटू क्या होगा R, ऐसा चल जाएगा, तो इक्वल टू 0 होगा। तो एक क्या होगा अपने को ये वाला सर्किट बन गया, है ना, ये लूप बना ABCD। तो एक समीकरण हम लोग ये लिख दिए, पहला समीकरण। उसके बाद अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये दूसरा फिर से एक बन गया, तो दूसरा लूप क्या हुआ ये बन गया। तो क्या लूप बन रहा है आपका BCDB ना, तो दूसरा लूप बन रहा है BCD और B, ऐसा लूप बन रहा है BCDB लूप बन रहा है। तो इससे ना अपने को लूप है BCDB हो गया। तो क्या हो I1 माइनस IG इंटू क्यू, है ना, क्या उसी की दिशा में जा रहे हैं। फिर से क्या है प्लस I माइनस I1, यहाँ से ये निकल गया I माइनस I1 माइनस IG इंटू एस हो गया सेकेंड वाला, और फिर क्या IG बराबर 0, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ 2 समीकरण हमारे पास चला आया ना, यहाँ से पहला, और ये क्या हो गया दूसरा समीकरण यहाँ पर आ गया। हम लोग ना यहाँ पर क्या करते हैं, अब क्या हो गया IG बराबर 0 हो गया ना, मतलब यहाँ पर IG में कोई करंट नहीं बहता है। तो इस प्रकार के जो सेतु होता है व्हीटस्टोन सेतु, उसको हम लोग क्या बोलते हैं संतुलित सेतु कहते हैं, बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। तो बैलेंस ब्रिज में क्या होगा,
कि ये करंट इसमें नहीं बहना चाहिए, है ना। हमको इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इसके अंदर करंट नहीं बहे, मतलब इसके अपने को परिवर्तित करके ना, मतलब यहाँ का प्रतिरोध को कुछ परिवर्तित करके ऐसा हम लोग एडजस्ट करते हैं कि इसमें करंट क्या होगा, शून्य हो जाए। तो ये शून्य हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि IG की वैल्यू क्या शून्य हो जाती है तो सेतु को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित सेतु कहते हैं। और संतुलित सेतु में क्या होगा, यहाँ IG के वैल्यू को सब जगह हम लोग शून्य बैठा देते हैं, है ना। और उपरोक्त समीकरण को हम लोग हल करते हैं, है ना। तो उससे क्या आपको प्राप्त होता है, ये प्राप्त होगा P/Q = R/S ना। तो इससे मेरा कोई 3 अननोन आपको मालूम है, 3 प्रतिरोध मालूम है, तो चौथे प्रतिरोध को आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ना आपका P/Q = R/S का ये यहाँ पर चला आता है। तो इस टाइप से ना हम लोग किसी भी ना अपने को प्रतिरोध को ये निकालने के लिए अपने को क्या है, व्हीटस्टोन सेतु अपने को का उपयोग करते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो इसको मैं और दिखा रहा हूँ। तो एक ना मीटर ब्रिज और हम लोग उसके लिए बनाते हैं, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या हुआ, अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसको देख कैसे बनाते हैं मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज का उपयोग क्या है, किसी एक अपने को प्रतिरोध जिसकी अपने को क्या वैल्यू नहीं मालूम है, अननोन रेजिस्टेंस है, कोई है एक प्रतिरोध है उसके वैल्यू नहीं मालूम है, उसको निकालने के हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ से ऐसा आ जाता है, देखिए ऐसा रहा हुआ है, और यहाँ से अपने को यहाँ पर की लगा देते हैं, ये ऐसा लगा दिया। तो कैसे रहा, ये एक ना ऐसा ब्रिज बना रहता है, और इस ब्रिज में क्या हुआ, एक प्रतिरोधक R लगा देते हैं, एक प्रतिरोधक X, उसकी वैल्यू को निकालना है हमारे को ना, ये मालूम है ना, इस प्रतिरोध की वैल्यू हम लोग मालूम रहता है और इसको वैल्यू को निकालना है ऐसा। अब अपने लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक ना ऐसा गैल्वेनोमीटर लेकर के और ऐसा पॉइंट को हम लोग ना सेट करते हैं जहाँ पर इसका रीडिंग क्या है, शून्य आ जाएगा। इसको मैं ऐसा मूव करते रहता हूँ इस पर, और ऐसा पॉइंट को यहाँ पर रखता हूँ जिसके IG के वैल्यू क्या हो गया, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ये L हो गया, वह पूरा इसकी लंबाई होगा 100 सेंटीमीटर होती है, तो L माइनस क्या 100 हो गई। और हम लोग जानते हैं यहाँ से कि ये जो हो गया R/X बराबर RAJ और अपॉन क्या RJB ऐसा रह गया। और इससे क्या होता है, यहाँ से आपको पता चल जाता है R/X = L/100 - ऐसा चला जाता है। R/X = 1 है ना, L/100 - और इसलिए क्या हो, X = है ना, X = R और 100 - L और डिवाइडेड में क्या हुआ, L चला आता है यहाँ से। और इससे ना अपने को X की वैल्यू ये सूत्र से हम लोग ना निकाल लेते हैं। देखिए इसका क्या अपने को मीटर सेतु बोलते हैं हम लोग, मीटर सेतु, अपने को मीटर ब्रिज, ये क्या X को निकालना है, और किस पर है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर अपने को काम करता है ना। तो हम लोग क्या जो अननोन है उसको यहाँ निकालना है, X में लगा दिए और इसका वैल्यू नोन रहता है। हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को लेकर ऐसा रीडिंग लेते हैं कि ये इसका शून्य आ गया, तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल क्या होता है, अपने को इक्वल हो जाता है। तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो R/S = L। तो ये L मालूम है, L - 100 ये भी मालूम है, दोनों का लंबाई हमको मालूम रहता है, और ये क्या हो, R मालूम है, तो खाली X होगा। तो ये सूत्र का यूज करके हम लोग X निकाल। तो इस विधि से ना मीटर ब्रिज से किसी भी अज्ञात अपने को प्रतिरोधक की अपने को मापांक को या वैल्यू को आप निकाल सकते हो। उससे क्या मापांक हो गया ना, बहुत आसानी से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो ये था आपका मीटर ब्रिज था। आगे की ओर और हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो एक हो गया पोटेंशियोमीटर और हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, कोई एक बैटरी है उसका विभव को निकालने का काम करता है। कोई बैटरी का विभव को हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो E हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एक वोल्टेज V हो गया, है ना, ये L हो गया, यहाँ से अपने लोगों का ये हो गया, ऐसा बहता है ना। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, V = IR, और इससे उसकी लंबाई को निकाल लेते हैं, और इस लंबाई का उपयोग करके क्या होता है, V की वैल्यू को हम लोग बड़ा आसानी से यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो एक ना यहाँ से आपका पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर से में हम लोग क्या करते हैं, ये कहाँ पर जा करके यहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आ गई 0, इसको निकाल लेते हैं L की वैल्यू को, और जो V बराबर हो जाता है क्या, K × L, K हमको मालूम रहता है। तो उससे ना अपने को यहाँ पर ये विभव को हम ना निकाल लेते हैं, है ना। तो ये ना अपने लोगों का यहाँ से अंतर रहता है, और इसका ना उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर निकालने के लिए करते हैं। तो ठीक है,
दोस्तों, तो हम लोग इसको देखे क्या है, अपने को किरचॉफ लॉ क्या था और फिर उसको कैसे उपयोग करते हैं, किस टाइप से। अगले क्लास में ना मैं इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को मैं बना के दिखाऊंगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ लॉ का कैसे उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, उसको अच्छी तरह से देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।